दोस्तों, आज की स्टोरी में हम बात करते हैं बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, बांग्लादेश बना कैसे। बहुत सारी स्टोरियां, बहुत सारी कहानियां आपने पढ़ी होंगी बांग्लादेश के निर्माण के लिए कि बांग्लादेश कैसे बना, कैसे अस्तित्व में आया। लेकिन बांग्लादेश के निर्माण के साथ स्टोरी में, कहानी में जो बातें मैं बताऊंगा वो शायद आप सब पहले कभी नहीं सुने होंगे। बांग्लादेश का निर्माण तो हुआ, लेकिन बांग्लादेश के निर्माण के साथ ही साथ मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जैसे पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान बटकर बांग्लादेश हुआ, उसी तरह से पाकिस्तान में एक और देश बनने वाला है, एक और देश का निर्माण होने वाला है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान में एक और देश बन जाए और पूरी तरह से पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। आने वाले दिनों में हो सकता है कि बांग्लादेश जैसे बना, पाकिस्तान का एक हिस्सा जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया, तो हो सकता है कि बांग्लादेश भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, उसके भी कई टुकड़े हो जाए, उसके भी कई बंटवारे हो जाएं। क्योंकि इन दोनों देशों की जो स्थिति है, इन दोनों देशों की जो अराजकता है, वो अराजकता इन दोनों देशों को यानी पाकिस्तान को और बांग्लादेश को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। बहरहाल आज की स्टोरी में हम चलते हैं बांग्लादेश के निर्माण के बारे में कि बांग्लादेश अस्तित्व में कैसे आया, बना कैसे। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद खून खराबे की नदियां बह उठी, यानी कत्ले आम शुरू हो गया, मारकाट शुरू हो गई और पाकिस्तान के लोगों ने यानी मुस्लिम लोगों ने जमकर हिंदुओं पर, सिखों पर, दलितों पर अत्याचार किया। अत्याचार की वो सारी की सारी सीमाएं पाकिस्तानियों ने पूरी तरह से पार कर दिया, मुस्लिमों ने पार कर दिया, कट्टरपंथियों ने सारी सीमाएं पार कर दी। और स्थिति ये हुई कि करीब करीब ऐसा बताया जाता है कि इस भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में 20 लाख के करीब सिख थे, हिंदू थे, दलित थे, जैन थे, बौद्ध थे, उनकी हत्या कर दी गई। ये दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन का, ये मौत के तांडव का खेल था जो आज तक नहीं हुआ, जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय हुआ था। करीब करीब 20 लाख के करीब बताया जाता है, यानी हर तरफ मौत का तांडव था, हर तरफ खून की नदियां बहती हुई दिखाई दे रही थी। इसी के साथ 1947 में पाकिस्तान अस्तित्व में आया। पाकिस्तान के अस्तित्व में आते आते पाकिस्तान की गतियां बढ़ती चली गई, यानी पाकिस्तान विकास की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला गया। मैंने थोड़ा थोड़ा इसलिए बताया, इसलिए कहा क्योंकि पाकिस्तान में उस समय भी, आज़ादी के बाद भी, पाकिस्तान 47 में जब आज़ाद हुआ, एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान बना, तब भी पाकिस्तान में अराजकता थी। यानी भारत में रहने के साथ पाकिस्तानी कहते थे, मुस्लिम कहते थे कि यहाँ पर उनको अधिकार नहीं दिया जाता, भारत में मुसलमानों को वो स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वायत्तता नहीं है। लेकिन जब ये पाकिस्तान में गए तो पाकिस्तान में भी ये लड़ते रहे, कटते रहे, मरते रहे और आपस में भिड़ते रहे। और इसी कारण दो पाकिस्तान का स्वरूप बना, यानी पाकिस्तान को दो रूपों में जाना जाने लगा। एक पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान जो मूल था, दूसरा जो पाकिस्तान जाना जाने लगा वो पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान का ही हिस्सा आज बांग्लादेश के रूप में है। बहरहाल पूर्वी पाकिस्तान में जमकर अत्याचार होता था, जमकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सताया जाता था, मारा जाता था। इसके लिए शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना के पिता थे, उन्होंने आंदोलन शुरू किया, उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने कहा कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो पूर्वी पाकिस्तान पर आतंक करते हैं, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जो उनको स्वायत्तता नहीं दी जाती, उस सब के लिए उन्होंने आंदोलन की रणनीति बनाई और आंदोलन की शुरुआत के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। उनका संघर्ष धीरे धीरे कामयाब होता गया। 1970 के दशक में शेख मुजीबुर रहमान का जो संघर्ष था, जो आंदोलन था, वो एकदम चरम पर पहुंच गया। हालात ये हो गई, स्थिति ये हो गई कि शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नेता के रूप में बनकर उभरे और पूर्वी पाकिस्तान के लोग उन्हें हाथों हाथ लेने लगे। यानी उनकी अगुवाई में पूर्वी पाकिस्तान के लोग भी आ गए, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में, और वो पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता के लिए संघर्ष करने लगे। अब आप समझिए
कि पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया, उसके बाद भी पाकिस्तान में सुख चैन शांति नहीं रही। और जो बात मैंने पहले बताई उस बात पर जरा गौर करिए कि पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तानियों ने यानी मुस्लिमों ने, जिन्ना ने और जिन्ना के सारे जितने साथी थे, उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि भारत में रहकर मुस्लिमों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव होता है, भारत में जो मुसलमान हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, भारत में जो मुसलमान हैं उनके साथ जो है उन्हें उस तरह की स्वायत्तता नहीं मिलती जिस तरह की स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इसी सब कारणों को लेकर जिन्ना ने अलग देश की मांग की थी और पाकिस्तान बना था। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान में ना सुख था, ना चैन थी, ना शांति थी। पाकिस्तान फिर अराजकता की आग में धधक रहा था, पाकिस्तान फिर अराजकता की आग में जल रहा था। और इसीलिए 1970 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से संघर्ष व्याप्त था और पूरी तरह से ऐसे लग रहा था कि ये संघर्ष जो है पूर्वी पाकिस्तान को कम से कम मिटा देगा, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की जो सेना थी, पाकिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान के जो लीडर थे, वो जमकर कहर बरपाने का काम करते थे, वो अत्याचार करने का काम करते थे। तो एक बात साफ तौर पर यह समझ लीजिए कि 47 में पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान का मुस्लिम आज तक सुख और चैन में नहीं है। आज तक पाकिस्तान का मुसलमान शांति में है नहीं, शांति से बैठा नहीं हुआ है। आज भी पाकिस्तान पूरी तरह से अराजकता की भेंट में चढ़ा हुआ है। बहरहाल मुख्य कहानी की ओर लेकर चलते हैं। 1970 के दशक में जब शेख मुजीबुर रहमान ने पूरी तरह से आंदोलन को बढ़ा दिया और एकदम से ये लगा कि पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता की मांग के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, संघर्ष उनका ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो पश्चिमी पाकिस्तान के लीडर थे, सैन्य अधिकारी थे, उनकी आंखों में शेख मुजीबुर रहमान खटकने लगे। हालांकि 1970 में चुनाव हुआ, शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग पार्टी का गठन कर लिया था। वही अवामी लीग जिसकी शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, जो बांग्लादेश में 1971 के बाद से अस्तित्व में आई और उसके बाद से लगातार चुनाव लड़ती रही और उसी की लंबे समय तक शेख हसीना प्रधानमंत्री रही। वही अवामी लीग 1970 के चुनाव में पाकिस्तान में एक नया इतिहास रचने का काम करती है, एक नया इतिहास बनाने का काम करती है। 169 सीटों में से अवामी लीग यानी शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी 167 सीटें जीतती है। आप ये समझिए, 169 सीटों में से 167 सीटें अवामी लीग जीतती है और पूरे पूर्वी पाकिस्तान में हल्ला मच जाता है। पूरे पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान छा जाते हैं और उन्हें ये चर्चा होने लगती है कि उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, यानी पाकिस्तान की जो कमान है वो शेख मुजीबुर रहमान के हाथ में आएगी। लेकिन जैसी नीयत खोट पाकिस्तान की है, मैंने पहले भी स्टोरी में कहा, मैंने पहले भी कहानी कहने से पहले बताया है कि खंड खंड में पाकिस्तान निश्चित तौर पर बटेगा। जैसे बलूचिस्तान में अभी अराजकता हो रही है, इसी तरह से अराजकता कभी पूर्वी पाकिस्तान में हुई थी। तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद होगा, तबाह होगा। उसका मूल कारण आप जरा सा जान लीजिए। जब शेख मुजीबुर रहमान चुनाव में बम्पर तरीके से जीत हासिल करते हैं, जीत हासिल करने के बाद देश की कमान उनके हाथ में आनी चाहिए थी, लेकिन उसी समय पश्चिमी पाकिस्तान के जो लीडर थे, पश्चिमी पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी अधिकतर थे पाकिस्तान में, उन सब ने जो है देखा कि शेख मुजीबुर रहमान के हाथ में कमान आ जाएगी, ये तो बहुत गलत होगा। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ तमाम षड्यंत्र, तमाम आरोप लगाने शुरू किए और उसके बाद जो है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ जमकर अराजकता होने लगी, जमकर उनके साथ मारपीट होने लगी, जमकर उन पर अत्याचार होने लगा। और 1971 तक आते आते स्थिति ये हो गई कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहां पर हत्याएं, बलात्कार, दुष्कर्म, तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, इसका अंदाजा इस बात से आप पता कर सकते हैं कि 1971 के समय, एक साल से कम समय की अवधि में 1 करोड़ से अधिक लोग
उन्होंने पलायन किया और वो भारत में आकर उनको शरण दी गई, यानी भारत में आकर उन्होंने शरण ली। पाकिस्तान ने अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी थी और इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो भाग भाग कर भारत की सीमा में आते थे। पश्चिम बंगाल में तमाम जगहों में शरणार्थी शिविर में वो रहते थे, क्योंकि पाकिस्तान में बेइंतहा अत्याचार हो रहा था। अब आप एक बार फिर समझिए मैंने क्यों कहा है कि बांग्लादेश पूरी तरह से बर्बाद होगा, पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद होगा। पाकिस्तान अपने ही देश के लोगों के साथ अत्याचार कर रहा था। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के लीडर, पाकिस्तान के तमाम ऐसे पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो पूर्वी पाकिस्तान की महिलाओं के साथ रेप, हत्या, बलात्कार तमाम चीजें करते थे, लूटपाट करते थे। एकदम से ऐसा लग रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, समाप्त कर देंगे। पूर्वी पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और वो कोई दूसरा देश है और इसलिए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मौत के घाट उतार देंगे। ये लड़ाई पूरी तरह से बढ़ती चली गई और पूर्वी पाकिस्तान के लोग एकदम त्राही त्राही करने लगे। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो कैसे अपने देश के खिलाफ लड़ सकते थे। उनके पास ना हथियार था, ना सेना थी, ना सैनिक थे, ना तमाम और संसाधन होते हैं जो एक युद्ध के लिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अब जान लिए कि पाकिस्तान उनका जो देश था, जिसके हवाले, जिसके भरोसे वो भारत से अलग होकर आए थे, वही देश उनका साथ नहीं दे रहा है, वही देश उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा, वही देश उनके साथ अत्याचार कर रहा है। इसलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा और इसलिए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने मुक्ति वाहिनी नामक सेना का गठन किया और निर्णय लिया कि अब करो या मरो का हमें संदेश देना है, करो और मरो के साथ हमें टूट पड़ना है और पश्चिमी पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो भारत से बार बार मदद मांग रहे थे। भारत में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1 करोड़ से अधिक पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने शरण ले ली थी, इसलिए भारत की स्थिति भी खराब हो रही थी। भारत कब तक ऐसे लोगों को शरण देता, इसलिए स्थितियां भारत की भी ठीक नहीं चल रही थी और पाकिस्तान में तो स्थितियां बद से बदतर थी। जब मुक्ति वाहिनी बनाई गई और मुक्ति वाहिनी बनाने के बाद फिर जब मोर्चा लिया गया पश्चिमी पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने, तब जो है उसके बाद पाकिस्तान के लीडरों ने, पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने मुजीबुर रहमान को पकड़कर जेल में डाल दिया। जेल में बंद करने के बाद भी पूर्वी पाकिस्तान के लोग रुके नहीं और हर तरफ से मुजीबुर रहमान के नारे लगने लगे, जिंदाबाद के नारे लगने लगे। यानी उनके नेतृत्व में ये लड़ाई, आजादी की लड़ाई एकदम शुरू हो गई और ये निर्णय ले लिया गया कि अब सिर्फ और सिर्फ एक देश का निर्माण होना चाहिए, एक राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। अब इस समय पाकिस्तान की नीयत देखिए, पाकिस्तान चाहता तो पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बना देता, लेकिन जब शरणार्थी बन के पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में आए तो उल्टा पाकिस्तान भारत पर नाराज हुआ और नवंबर के समय 23 नवंबर 1971 के समय ये ऐलान कर दिया गया कि अब जो है भारत के साथ युद्ध होगा, भारत के साथ लड़ाई होगी। जो कुछ करना था पाकिस्तान को, पाकिस्तान करता पूर्वी पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसने खुन्नस के कारण से क्या किया कि भारत पर हमले की रणनीति बना दी और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमले शुरू कर दिए। भारत के अमृतसर, आगरा जैसे तमाम जिलों पर पाकिस्तान की हवाई सेना ने हमला शुरू कर दिया, बमबारी शुरू कर दिया। हालांकि भारत की सेना उस समय मजबूत थी, इंदिरा गांधी उस समय मजबूत स्थिति में थी और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी को भारत के साथ जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश को आजाद कराने में इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को उस समय दुर्गा का रूप दिया था, दुर्गा कहकर पुकारा था। बहरहाल जब पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और जबरदस्त कार्रवाई की, ऐसी कार्रवाई की कि पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह होने के कगार पर आ गया। पाकिस्तान की स्थिति ये नहीं थी कि वो भारत का मुकाबला कर सके, भारत से लड़ सके और इसीलिए 16 दिसंबर को 90,000 से अधिक पाक सैनिकों ने घुटने टेक दिए, नाक रगड़ दिया, अपने हथियार धर दिए और उन्होंने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय पूरे देश में इंदिरा गांधी की जय जयकार हो रही थी। उस समय पूरे देश में इंदिरा गांधी को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी।
कोई कहता था आयरन लेडी, कोई कहता था देश की ऐसी नायिका जो दुर्गा बनकर उभरी हुई हैं। और ऐसे में फिर इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाने में बहुत बड़ा सहयोग किया और इसी के कारण फिर एक नए देश का निर्माण होता है 16 दिसंबर 1971 को, जिसका नाम दिया जाता है पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश। और बांग्लादेश के नाम पर नया देश यानी पाकिस्तान से कटकर, पाकिस्तान से आजाद होकर, पाकिस्तान के जुल्म से, अत्याचार से, पाकिस्तान के उत्पीड़न से आजाद होकर एक नया देश 16 दिसंबर 1971 को बनता है, जिसका नाम होता है बांग्लादेश। बांग्लादेश नए देश के रूप में बनता है। उसके नायक जो थे शेख मुजीबुर रहमान थे, जो शेख हसीना के पिता थे। तो इसलिए फिर जो है उनको आजाद कराने के लिए, चूंकि जेल में थे, खूब हो हंगामा होने लगा। अंत में जब पाकिस्तान पर दबाव पड़ा तो शेख मुजीबुर रहमान को आजाद करना पड़ा, उन्हें छोड़ना पड़ा। और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके हाथ में कमान आती है। अब असली स्टोरी यहां से शुरू होगी, जिसको मैंने बताया कि लोग चैनलों पर बताते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, खुलकर सामने नहीं आते। उस स्टोरी से आप जरा जुड़िए, उस स्टोरी से आप सब जरा जोड़ने की अपने आप को कोशिश करिए। वो 1971 में जब बांग्लादेश बना, बांग्लादेश नए अस्तित्व में आया और बांग्लादेश में पूरी तरह से आज़ादी की एक लहर झूम उठी। बांग्लादेश के लोगों ने सोचा कि आज़ादी की नई सुबह मिली है, यानी पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचार से हम सबको मुक्ति मिली है। और लोगों ने बांग्लादेश के खुले में और खुली सांस लेने के लिए वो दौड़ पड़े और पूरे बांग्लादेश में जश्न का माहौल चारों तरफ दिखाई देने लगा। आप ये समझिए कि जिस बांग्लादेश को खुली सांस देने का काम, जिस बांग्लादेश को खुली हवा देने का काम, जिस बांग्लादेश के लोगों के लिए एक नई राह, एक नया रास्ता, एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरे थे शेख मुजीबुर रहमान, वही बांग्लादेश के लोगों ने, जिसके लिए वो जेल गए, जिसके लिए उन्होंने पश्चिम पाकिस्तान में रहकर तमाम यातनाएं झेली, यहां तक कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता, यहां तक कि शेख मुजीबुर रहमान को गोलियों से छलनी कर दिया जाता। पाकिस्तान को अगर किसी भी तरह से मौका मिलता तो शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन जब बांग्लादेश में 1971 के बाद उनको कमान मिली तो वहां पर बमुश्किल वो 4 साल अपने देश में रह पाए। अब ये समझिए कि जिसने बांग्लादेश के लोगों के लिए सब कुछ त्याग किया, सब कुछ समर्पित कर दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया, सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, अपनी जान की बाजी तक लगा दी शेख मुजीबुर रहमान ने, उसी बांग्लादेश में 15 अगस्त 1975 के करीब उनकी हत्या कर दी जाती है। शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 के समय हत्या कर दी जाती है शेख मुजीबुर रहमान की। आप ये समझिए कि जिसने बांग्लादेश को बनाया, जिसने बांग्लादेश के लोगों के लिए एक नई क्रांति, एक नई गाथा लिखी, बांग्लादेश के लोगों को, उन्हें तो राष्ट्रपिता के रूप में, एक अपने देवता के रूप में, अपने खुदा के रूप में बांग्लादेश के लोगों को मानना चाहिए था। बांग्लादेश के लोगों को अपने दिल में उन्हें बसा के रखना चाहिए था। लेकिन उसी शेख मुजीबुर रहमान की 4 साल बाद ही हत्या कर दी जाती है। उनके परिवार के 18 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और वर्तमान की स्थिति आप जान रहे हैं कि वर्तमान में कैसे उनकी बेटी, उनकी पुत्री यानी शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री शेख हसीना कैसे देश छोड़ चुकी हैं और किस तरह से वो देश से बाहर भाग चुकी हैं। और पूरे बांग्लादेश में इस समय अपराध, अत्याचार और पूरे बांग्लादेश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। जिसने बांग्लादेश को बनाया, जिसने बांग्लादेश के लिए नई क्रांति लिखी, जिसने बांग्लादेश के लोगों के लिए एक नई सुबह, एक ताजगी भरी सुबह दी, उसी बांग्लादेश के लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा तोड़ दी, उस पर पेशाब कर दिया, शेख मुजीबुर रहमान के म्यूजियम को तोड़ दिया, शेख मुजीबुर रहमान के जो सारी यादें थीं उन सब को मिटाने की कोशिश बांग्लादेश में आज तक की जा रही है। जैसा मैंने पहले बताया, स्टोरी में
आप बात मानिए, निश्चित तौर पर सत्य मानिए कि पाकिस्तान भी पूरी तरह से बर्बाद होगा, खंड खंड बटेगा, कि पूर्वी पाकिस्तान अलग होने के बाद भी अब बलूचिस्तान में नया संघर्ष शुरू हो गया है, उसी तरह से बांग्लादेश में भी संघर्ष शुरू होगा और बांग्लादेश में अवामी लीग के नेता मजबूत होंगे, अस्तित्व में आएंगे और वो नेता फिर बदला लेंगे। यानी पाकिस्तान भी कभी चैन से नहीं रह सकता और बांग्लादेश भी कभी चैन से नहीं रह सकता। जो मुस्लिम जिन्ना के साथ खड़े हुए थे, जो मुस्लिम जिन्ना के साथ खड़े होकर उन्होंने अलग देश की मांग की, अलग देश का निर्माण किया और पाकिस्तान में जाकर बस गए, उन मुस्लिमों को सोचना चाहिए, भारत के मुस्लिमों को भी, कट्टरपंथी मौलवी और मौलानाओं को भी ये सोचना चाहिए कि ना पाकिस्तान आज चैन में है, ना बांग्लादेश चैन में है। ये सारे दोनों देश अगर अराजकता में ऐसी ही रही और ऐसे ही वहां पर संघर्ष होता रहा तो दोनों देश मिट जाएंगे। बहरहाल आज की कहानी में बस इतना कि 16 दिसंबर 1971 को एक नए देश का निर्माण होता है जिसका नाम बांग्लादेश पड़ता है। ये स्टोरी आप सबको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर सूचित करिएगा और जो बातें मैंने बताई हैं, पाकिस्तान बर्बाद होगा, बांग्लादेश बर्बाद होगा, उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर सूचित करिएगा।